Now the next type of audit is type of audit on the basis of time. ठीक है, यानी कि टाइम के बेस पे जो ऑडिट हम बाइफिकेट करते हैं वो अभी हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला जो है दैट इज इंटरिम ऑडिट एंड सेकंड वन इज योर एनुअल और फाइनल ऑडिट। नाउ विल सी वन बाय वन। फर्स्ट जो तुम्हारा है दैट इज इंटरिम ऑडिट। इंटरिम द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स कि दिस इज इन बिटवीन। ठीक है, यानी कि तुम्हारा ऑडिट मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि ऑडिट जो है वो 31 मार्च के बाद होता है। यानी एवरी ईयर ऑडिट वंस इन अ ईयर हम बोल सकते हैं होता है। ठीक है, यानी कि इन केस ऐसा हो कि दो जो तुम्हारे एनुअल ऑडिट होते हैं, दो जो तुम्हारे स्टेच्यूटरी ऑडिट होते हैं, उसके बीच में अगर तुम और कोई ऑडिट भी करते हो यानी सेम ऑडिट बट बीच में वापस तुम करते हो, तो दैट ऑडिट इज नोन एज इंटरिम ऑडिट। ठीक है, ऐसे ऑडिट को हम क्या बोलेंगे? इंटरिम ऑडिट बोलेंगे। अब इंटरिम ऑडिट क्यों किया जाता है ज्यादातर टाइम? तो बहुत सारे कंपनीज ऐसे होते हैं कि जिनके थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर अगर वो करने जाएंगे सारे ट्रांजैक्शन का ऑडिट तो इट वुड बी अ टीडियस जॉब। सो व्हाट दे डू, दे कॉल an auditor and they do an interim audit. There are certain other reasons कि भाई उनको डिविडेंड डिक्लेयर करना है, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है कि भाई चलो 6 महीने में या क्वार्टरली उनको डिविडेंड पे करना है। तो इन दैट केस एज वेल व्हाट दे डू, दे गो फॉर इंटरिम ऑडिट। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है, बट जितने भी लिस्टेड कंपनी है, ब्लू चिप कंपनीज है, दे गो फॉर इंटरिम ऑडिट कि भाई सही में ऑडिट करेंगे तो आइडिया आएगा कि हमारा कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, देन एंड ओनली विल डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। So that's the reason behind interim audit. Now, what are the advantages of interim audit? So your first advantage is save time at the time of final audit. जब आप फाइनल ऑडिट करने वाले हो उस टाइम पे अगर तुमने इंटरिम ऑडिट किया है, यानी हाफ ईयर का या क्वार्टरली तुमने जो भी जितनी भी बार ऑडिट किया है उतना तुमको ट्रांजैक्शन वापस चेक करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने लास्ट यानी तुम्हारा स्टेच्यूटरी ऑडिट जुलाई में खत्म किया और फिर तुमने दिसंबर में इंटरिम ऑडिट किया, दैट मीन्स कि जुलाई टू दिसंबर तो तुम्हारा सब चेक हो गया। अब तुम जब फाइनल ऑडिट नेक्स्ट जुलाई में करने वाले हो तो तुमको सिर्फ दिसंबर टू जुलाई करना है क्योंकि उसके आगे के सारे ट्रांजैक्शन तुमने ऑडिट कर दिए है यानी चेक कर लिए ऑलरेडी। नेक्स्ट वन इज गिव एडवाइस टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। अगर तुमको इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है, सी कंपनीज जो है वो जनरली स्टेच्यूटरी ऑडिट करती है, उसके बाद फाइनल ऑडिट फाइनल डिविडेंड या एनुअल डिविडेंड जो है वो अनाउंस करती है। वो उसकी एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है, डिक्लेयर होता है। इसके अलावा अगर कंपनी चाहे तो इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, अब ये इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या? जो तुम एनुअल मीटिंग में डिविडेंड देते हो इसके अलावा इफ कंपनी विशेस टू डिक्लेयर द डिविडेंड इन बिटवीन द ईयर देन कंपनी गो फॉर इट। तो अगर उसको इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है देन कंपनी कैन थिंक कि भाई हाँ, अभी हमने ऑडिट किया अकाउंट्स और इसमें इतना प्रॉफिट आ रहा है या इसमें हमें इतना लॉस हो रहा है, सो शैल वी गो फॉर ऑडिट। देखो डिविडेंड जो है वो तो प्रॉफिट होने पे ही देने वाले हैं, सो शैल वी गो फॉर डिविडेंड और नॉट, डू वी हैव सफिशिएंट रिजर्व्स, ये सारी चीजें इंटरिम ऑडिट करने पे पता चलेगा। मॉरल चेक ऑन द स्टाफ। अब देखो साल में एक बार ऑडिट होगा तो स्टाफ को पता है कि भाई साल के एंड में ही आने वाला है, इतने इतने ट्रांजैक्शन चेक करेगा, बट उसको पता है कि इन बिटवीन भी ऑडिट हो सकता है, 6 मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है। तो स्टाफ जो है उस पे हमेशा मॉरल चेक रहेगा, उस पे हमेशा ध्यान रहेगा कि हाँ भाई यहाँ पे स्टाफ एक तो कोई भी फ्रॉड करने के पहले सोचेगा, और दूसरी चीज ये है कि स्टाफ के ध्यान में रहेगा कि नहीं, यहाँ पे ऑडिट कभी भी हो सकता है, सो वी नीड टू डू वर्क केयरफुली, यानी एरर्स नहीं करना है, फ्रॉड तो नहीं करना है, बट वो लोग एरर फ्री काम करने की भी ट्राई करेंगे। यूजफुल फॉर सेल ऑफ बिजनेस। अब कैसा है कि मुझे दिसंबर में बिजनेस बेचना है, तो ऑडिटेड अकाउंट्स तो मार्च तक के ही होंगे, यानी ऑडिट भले ही हम मार्च के बाद करते हैं बट वो अकाउंट्स कब तक के होते हैं? मार्च तक के होते हैं।
अब बिजनेस जब दिसंबर में बेचने जा रहे हो तो मार्च से दिसंबर के बीच में भी कितना सारा टाइम पीरियड है। तो इट कुड बी पॉसिबल कि भाई बिजनेस ने बहुत सारा लॉस किया हो या कहीं पे उसने बहुत सारे पैसे जो है गवा दिए हो। तो इन दैट केस इफ यू हैव डन इंटरिम ऑडिट then it would be easier for the opposite party to buy the business or to understand the financial position of that business, right? उसको easily पता चल सकता है कि whether that person should buy that business or not. So these were the advantages of interim audit. Now what are the disadvantages of interim audit? कि भाई interim audit करवाते हो तो आपको क्या disadvantage है या what could be the demerits of that audit? So first is chances of alteration of already audited accounts. Okay, see, आप फाइनल ऑडिट जब करने जाते हो तब तो आपको थ्रू आउट द ईयर जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं वो वापस एक बार ऑडिट करने ही है। ठीक है, यानी आपको जो रिपोर्ट देना है एनुअल रिपोर्ट वो पूरे साल का होगा। दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, वेदर यू हैव डन योर इंटरिम ऑडिट और नॉट। सो इट इज पॉसिबल कि आपने दिसंबर में इंटरिम ऑडिट करवाया, फिर ऑडिटर क्या हो जाता है, नेग्लिजेंट हो जाता है कि चलो दिसंबर तक का तो मैंने चेक कर लिया था, अब मुझे दिसंबर से मार्च तक का ही चेक करना है। सो इट कुड बी पॉसिबल कि दिसंबर तक का जो तुमने ऑडिट कर दिया है फिनेंशियल स्टेटमेंट या फिनेंशियल अकाउंट्स, उसके जो डेटा है वो एम्प्लॉय या कोई भी पर्सन जो कंपनी का है वो मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, तो आप जो ऑडिट कर लेते हो उसके बाद का जो पीरियड है उस टाइम पीरियड में क्या हो सकता है, ऑल्टरेशन हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, मैनिपुलेशन हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। फाइनल ऑडिट के टाइम पे तुम क्या करोगे, इंटरिम दिसंबर में हुआ है तो आप जनवरी से सब चेक करोगे, पिछले जो तुमने ऑलरेडी ऑडिट कर दिया है वो नहीं करोगे। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में फिगर्स चेंज हो सकते हैं, वाउचर्स जो है उसके साथ छेड़खानी हो सकती है। तो ये सब ना हो, यानी ये सब होने के चांसेस होते हैं इन शॉर्ट इंटरिम ऑडिट में। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा एडिशनल वर्क। कंपनी इज ऑलरेडी हैविंग सो मच ऑफ वर्क, फिर उसके ऊपर ये एडिशनल वर्क आ जाता है जब वो इंटरिम ऑडिट करवा रहा है। यानी कि ऑलरेडी जब भी ऑडिट आता है तो कंपनी के एम्प्लॉयज डिस्टर्ब होते हैं, रेगुलर वर्क उसका डिस्टर्ब होता है। तो ये एडिशनल काम आने से कंपनी को और एडिशनल वर्क आ जाता है। और सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, एनुअल रिपोर्ट पहले तो रेडी रखना होता था, यानी एनुअल अकाउंट्स ऑडिट रेडी ऑडिट होते थे सारे। अब कैसा इंटरिम करवा रहे हो तो वहां तक का सब A to Z तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए, सारे वाउचर्स तुम्हारे बाइफर्केट होके फाइल में रख देने चाहिए। तो जब भी ऑडिट होगा तो एटलीस्ट दे विल बी एबल टू गेट दैट डॉक्यूमेंट्स। अगेन इट इज कॉस्टली, एक बार फीस पे करना एंड ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर तुमको पे करना, देयर इज अ डिफरेंस, राइट? तो जितनी बार तुम ऑडिट ज्यादा करवाओगे उतना तुमको प्रोफेशनल फीस लगेगा, प्लस वो लोग जितने बार आएंगे उतने बार तुम्हारा काम भी डिस्टर्ब होगा। इंटरफेरेंस इन वर्क, दिस इज वन एंड द सेम पॉइंट आई गेस, यानी रिलेटेड है कि वो आएंगे उतनी बार तुम्हारा काम जो है वो डिस्टर्ब होने वाला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज योर एनुअल और फाइनल ऑडिट। For the company's annual or final audit is statutory audit. That means it is compulsory by law. ठीक है, तो एनुअल ऑडिट का मतलब क्या, ईयर एंड आ गया 31 मार्च, उसके बाद पूरे जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर हो गए हैं उसका हम ऑडिट करेंगे, तो दैट इज एनुअल ऑडिट। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एनुअल ऑडिट? नो कॉज इनकन्वीनियंस एंड डिसलोकेशन ऑफ वर्क ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तुमको कोई वर्क में इनकन्वीनियंस नहीं आएगा, बिजनेस में जो भी तुम काम कर रहे हो वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ठीक है, यानी ऐसा नहीं होगा कि अच्छा अभी ऑडिट करने आ गया, इंटरिम ऑडिट करने आ गया तो चलो अपने को सब छोड़ के वो करना है, नहीं। तुमको पूरे थ्रू आउट देयर तुमने काम कर लिया, बुक्स ऑफ अकाउंट साइड पे रख दिए, फिर वो ऑडिट होगा। लेस डेंजर ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ फिगर्स आफ्टर दे हैव चेक्ड। ठीक है, इंटरिम ऑडिट में जैसे हमने देखा कि आधा चेक हो गया फिर आधा बाद में करने वाले हैं, तो जब भी करेंगे उसके यानी जो पहले चेक हो गया उसको ऑल्टर करने का चांसेस होता है। तो बट एनुअल ऑडिट में तो सब एक ही साथ चेक होने वाला है, कंटिन्यूअसली चेक होने वाला है, 15 दिन बैठ के 20 दिन बैठ के। तो जो चेक हो गया है उसको मैनिपुलेट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। कंटिन्यूअस लिंक ऑफ ऑडिट वर्क, तुम पहले दिन से बैठ गए हो, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक तुम वो ऑडिट करने ही वाले हो, तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि तुम्हारा ऑडिट वर्क जो है वो डिस्टर्ब होगा। देन लेस एक्सपेंसिव, जो भी तुम्हारा ऑडिट वर्क है वो
कम एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आप एक ही बार साल में करवा रहे हो, बार बार नहीं करवा रहे हो, तो इट बिकम्स लेस एक्सपेंसिव. दैट मीन्स यू नीड टू पे द फीस ओनली once in a year, right? Then no undue collusion between auditor and employer. अब जो ऑडिटर है वो अगर 2 साल आता है साल में ऑडिट करने के लिए, फॉर एग्जांपल इंटरिम ऑडिट करने के लिए भी वो आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयर जो है और ऑडिटर जो है उनके बीच में कल्यूजन्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस होते हैं. अगर वो पर्सन एक ही बार आता है ऑडिट करने के लिए इन योर होल ईयर, ठीक है, तो क्या होगा, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होगा, ठीक है, जितनी चीजें वो बोलेगा उतना तुम इजीली उससे प्रोवाइड कर दोगे. देन नो डिस्टर्बेंस इन रेगुलर वर्क. सी, अगर ऑडिटर साल में एक ही बार आता है तो तुम्हारा रेगुलर वर्क जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा. यू आर वेल अवेयर कि भाई एक बार तो होने ही वाला है, 15-20 डेज. बट अगर तुम 4 बार ऑडिट करवा रहे हो, इंटरिम ऑडिट करवा रहे हो, एनुअल ऑडिट करवा रहे हो, तो फिर तुम्हारे पूरे साल में कितने सारे दिन, वो भी वर्किंग डेज होते हैं, ठीक है, वो डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं. Now, what are the disadvantages of final audit? So, your first point is detailed checking of account is not possible. See, एट द एंड ऑफ द ईयर जितने भी कंपनीज है सबको कंपलसरी ऑडिट करवाना है. अब ऑडिटर के पास उस टाइम पे 15 से 20 कंपनीज मिनिमम होती है, ठीक है, बाकी सब पे साइन करे नहीं करे वो पूरा एक है, हम देखेंगे बाद में कि ऑडिटर जो है एट ए टाइम इतनी कंपनी ले सकता है, फर्म है तो इतनी कंपनी ले सकता है, ठीक है. यानी मान लेते हैं चलो उसके पास 10 कंपनी ऑडिट करने के लिए, तो अगर 10 कंपनी का उसको ऑडिट करना है तो तुम्हारे एक कंपनी के पीछे नहीं लगा रहेगा, क्योंकि उसके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है. तो तुम्हारे अकाउंट्स का वैसे भी डिटेल चेक होने वाला नहीं है, बिकॉज दैट पर्सन हैज वेरी लेस टाइम. Difficult to locate the cleverly committed frauds that we have already discussed in our last chapter. कि भाई अगर तुमने फ्रॉड जो किया है वो ही बहुत क्लेवरली किया है तो एनुअल ऑडिट में वो पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक साइकिल होता है फ्रॉड का भी, कि भाई ये ट्रांजैक्शन यहाँ से वहां, फिर वहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहां, ऐसा पूरा साइकिल उसने घुमा दिया है वाउचर का. एंड वो ट्रांजैक्शन भी यहाँ से वहां पूरा कर दिया है उसने खत्म. तो यहाँ पे कैसा होगा कि एनुअल ऑडिट में वैसे ही वो इतना ध्यान नहीं देता है हर एक ट्रांजैक्शन पे, उसको जो ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट है वैसे ट्रांजैक्शन पे वो ज्यादा ध्यान देगा. एंड सेकंड, जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ पे फ्रॉड कमिट किया गया है या उसको सस्पेक्ट लगता है कहीं पे कि हाँ ये सस्पिशियस चीजें हैं, तो वहां पे वो ज्यादा ध्यान देगा, यानी इन डेप्थ ऑडिट करेगा. बाकी सारे ट्रांजैक्शन पे उसका इतना फोकस नहीं होता है, तो जो कमिटेड फ्रॉड, सॉरी, जो फ्रॉड्स क्लेवरली कमिट किया है यानी बहुत दिमाग लगा के किया है, वो हाथ में नहीं आएंगे. इट टेक्स लॉन्ग टाइम आफ्टर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सो डिले इन प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स बिफोर शेयर होल्डर्स. ये कैसा है, तुम्हारा 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, फिर अकाउंट्स प्रिपेयर करके प्रॉपर उसको खत्म करने में भी एक आध महीना लग जाता है, यानी अप्रैल एंड तक तो पूरे अकाउंट्स उसके प्रिपेयर होते हैं. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो लोग ऑडिटर को देते हैं ऑडिट करने के लिए. अब ऑडिटर भी पाइल अप करता है सारा वर्क कि भाई पहले ये कंपनी का करूंगा फिर इसका करूंगा, ऐसा उसका सब चलता रहता है. ऊपर से उसके पास इनकम टैक्स के रिटर्न होते हैं. तो यहाँ पे कैसा होता है, वो एक एक ऑडिट खत्म करने में उसको टाइम लग जाता है. और ज्यादातर ऑडिट वर्क जो है वो अगस्त सितंबर के आसपास ही खत्म होते हैं, और इसीलिए ज्यादातर कंपनी के जो एजीएम होते हैं वो सितंबर के मंथ में किए जाते हैं, ठीक है. तो कैसा है कि मार्च में खत्म हुआ बट एजीएम आते आते सितंबर आ जाता है, तो पिछले साल का पूरा कच्चा चिट्ठा, यानी हम बोल सकते हैं ऑडिटेड वर्क जो है वो उसको एटलीस्ट नहीं नहीं तो 4-5 महीने बाद क्या मिलता है देखने मिलता है, या 6 महीने बाद क्या मिलता है शेयर होल्डर को देखने मिलता है. बेनिफिट ऑफ हैविंग मॉरल चेक ओवर क्लाइंट स्टाफ इज लॉस्ट. यानी ऑडिट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि भाई एम्प्लॉयर के, सॉरी, जो भी क्लाइंट है उसके एम्प्लॉय पे मॉरल चेक रखा जाएगा. तो वो मॉरल चेक यानी उस पर ध्यान रखोगे तुम, तो साल में एक ही बार जाते हो 15-20 दिन के लिए, तुम अपना काम करोगे या एम्प्लॉय पे नजर रखोगे, ठीक है. तो ये जो उसका बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि वो नहीं रहता, ठीक है. डज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ बिग बिजनेस. एनुअल ऑडिट जो है वो बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसेस है उसका रिक्वायरमेंट नहीं है,
देयर इज ओनली सिंगल रीजन कि उनके पास बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। जब उसके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो वो 15-20 दिन का काम नहीं है, उसके लिए या तो उनको इंटरिम ऑडिट या तो कंटिन्यूअस ऑडिट के लिए जाना पड़ेगा। इंटरिम ऑडिट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कंटिन्यूअस ऑडिट हम आगे पढ़ेंगे तो तुमको पता चलेगा। तो दिस वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ योर एनुअल ऑडिट। नाउ हम नेक्स्ट टाइप की ओर जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के हिसाब से कौन से टाइप्स है? देन देर आर 4 टाइप्स: कंटिन्यूअस ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट एंड ऑडिटिंग इन डेप्थ। ठीक है, ये 4 किसके अंडर आते हैं? कंटिन्यूटी के हिसाब से आएंगे। तो उसमें सबसे पहला जो है दैट इज कंटिन्यूअस ऑडिट। A continuous audit is one where the auditor or his staff is constantly engaged in checking the accounts during whole period, where auditor or his staff attends at regular or irregular intervals during the period. Continuous audit का मतलब क्या है कि throughout the year कंपनी के ऑडिटर के जितने भी स्टाफ है वो ऑडिट करने जाएंगे। वो खुद नहीं जाता, यहाँ पे भले ही लिखा है ऑडिटर और स्टाफ। ऑडिटर सिर्फ क्या करता है, महीने में एक आध बार विजिट करता है क्योंकि उसको और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो जनरली स्टाफ जाता है और वो कुछ इंटरवल्स पे जाता है कि भाई वीकली 2 बार जाएंगे, ठीक है, या वीकली 3 बार जाएंगे, या 15 दिन में 5 दिन चले गए। तो ये क्या हुआ? कंटिन्यूअस ऑडिट। यानी ऑडिट जो है वो थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। ऐसा नहीं कि ईयर खत्म होने के 15 दिन बाद, यानी खत्म होने के बाद 15 दिन के लिए ऑडिट करने जाए, वैसा वहां पे होता नहीं है। तो दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस ऑडिट। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है तुम्हारा एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट। कि भाई व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट? तो सबसे पहला डिटेल चेकिंग होगा। डिटेल चेकिंग होने से क्या होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो तुम चेक करोगे। कोई भी ट्रांजैक्शन तुम्हारा जो है वो छूटने नहीं वाला। तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर ऐसा फ्रॉड तुमने किया है कि जो पकड़ में नहीं आ सकता, वैसे फ्रॉड भी पकड़ में आ जाएंगे। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड सेम अगेन, डिटेल में चेक करोगे तो फ्रॉड जो है वो डिटेक्ट होने ही वाले हैं। मॉरल चेक ओवर एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे एम्प्लॉय डरेगा, उसको पता है कि हर 4 दिन यहाँ पे ऑडिट होता है, यानी एक टाइप का इंस्पेक्शन ही हो गया। जो तुमने अंदर रिकॉर्ड किया उसका प्रूफ होना चाहिए। दूसरा, वो हर 4 दिन आता है, यानी वो देखता है कि वहां पे किस तरीके से काम होता है, लोग क्या करते हैं वहां पे। तो उसको आइडिया होता है कि बिजनेस में चल क्या रहा है ऑडिटर को। तो एम्प्लॉय फ्रॉड करने से डरेगा और एरर फ्री काम करने की ट्राई करेगा। फ्रॉड एंड एरर अलग है, बट एरर करने के पहले भी डरेगा कि भाई नहीं, हर चीज चेक होती है यहाँ पे, तो संभाल के ही काम करो। फालतू में एम्प्लॉयर को बता देगा कि कंप्लेन करेगा कि भाई आपका ये एम्प्लॉय है वो सही से काम नहीं करता। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना बहुत इजी हो जाता है, और जैसे जैसे ऑडिट खत्म होता जाता है वैसे वैसे तुम्हारा ऑडिटेड फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता जाता है। ठीक है, इंटरिम अकाउंट्स अगर तुमको डिक्लेयर करना है कहीं पे डिविडेंड या इंटरिम ऑडिट, ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं होती जब तुम कंटिन्यूअस ऑडिट कर रहे हो। बट तुम्हारे इंटरिम अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर होते जाते हैं, यानी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ऑडिट हो जाता है। तो इन बिटवीन द ईयर अगर तुमको कुछ डिसीजन लेना है बिजनेस से रिलेटेड, तो आप ये अकाउंट्स के बेस पे ले सकते हो जो चेक हो गए हैं। टेक्निकल डिटेल्स जो है, कंटिन्यूअस ऑडिट करने से बिजनेस की टेक्निकल डिटेल्स ऑडिटर को पता चलती है, उसके स्टाफ को पता चलती है। तो ये क्या होता है, वो लोग यूज टू हो जाते हैं उस बिजनेस के साथ, वो बिजनेस की टर्मिनोलॉजी या उनके बिजनेस करने के स्टाइल के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, सामने वाला पर्सन फ्रॉड करने से डरेगा। प्लानिंग ऑडिटर्स वर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है तुम्हारा वो पॉइंट, क्या बोलते हैं कि ऑडिटर का वर्क जो है वो थ्रू आउट द ईयर प्लान कर देते हैं वो लोग। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि कोई चीज छूट नहीं जाती, सबसे इम्पोर्टेंट। ऊपर से क्या है कि कंटिन्यूअसली वो काम कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर
उनको ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं होती है। तुम आगे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें तुम सीखोगे कि भाई ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं पूरा ऑडिट वर्क। तो जब कंटिन्यूअस ऑडिट होता है तो तुमको इतना प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एंटायर ईयर जो है वो इजीली तुमको इतना टाइम मिल जाता है। ठीक है, पूरे ही साल में तुमको इतना टाइम मिलता है कि तुम इजीली सारा काम कर सकते हो। तो तुमको पूरा ऑर्गेनाइज करने की इतना जरूरत पड़ता नहीं है। एक्यूरेट अकाउंट्स, क्योंकि तुमने रेगुलरली वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किए हैं, थ्रू आउट द ईयर तुमने सारे ट्रांजैक्शन को ऑडिट किया है, चेक किया है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो जाते हैं तुम्हारे, बहुत एक्यूरेट हो जाते हैं। Now, what are the disadvantages of continuous audit? So, first point is alteration of figures. ठीक है, अब यहाँ पे अगेन जो चेक हो गया है स्टार्टिंग में वो वापस नहीं होने वाला है। तो जैसे इंटरिम ऑडिट का था वैसे इसका, कि जो चेक होता जाता है वो पीछे पाइल अप होता है, उसको वापस कोई नहीं देखने वाला है क्योंकि तुमने एक बार कर लिया है। तो वहां पे कोई अगर चाहे तो ऑल्टरेशन कर सकता है, मैनिपुलेशन कर सकता है। थ्रेड ऑफ वर्क लॉस्ट, जो तुमने चेक कर दिया है वो गायब होने का चांसेस होता है, या वो अकाउंट्स उड़ जाने का चांसेस हो सकता है। ठीक है, यानी वो इंटेंशनली भी कोई एम्प्लॉय कर सकता है, या खुद एम्प्लॉयर कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है। ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है कि तुमने किया और फिर तुमने कहाँ रख दिया या कहाँ तक किया था वो तुमको याद ना हो। तो देर आर ऑलवेज दैट चांसेस। वर्क डिस्टर्ब होगा रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअसली वहां पे काम कर रहे हो, तो लोगों को क्या होने वाला है, डिस्टर्ब तो होने वाला है। मैकेनिकल वर्क, अब कैसा है कि 4 एम्प्लॉय है, जस्ट अ मिनट, हाँ, 4 एम्प्लॉय जो है, जस्ट अ मिनट, ओके। तो तुम्हारा वर्क जो, सॉरी, हाँ, कैसा है कि रोज ही तुम वहां पे जाते हो, और रोज ही वहां पे एम्प्लॉय जाते हैं ऑडिटर के, और वहां पे काम करते हैं, यानी उसका स्टाफ जाके काम करता है, तो मैकेनिकल वर्क हो जाता है, टीडियस वर्क। रोज जाओ उसके पास रिसिप्ट मांगो चेक करो, रोज जाओ उसके पास रिसिप्ट मांगो चेक करो। तो ये क्या हो गया, एक टाइप का मैकेनिकल वर्क हो गया। डिपेंडेंस ऑन ऑडिट स्टाफ, जो ऑडिट स्टाफ है उस पे तुम डिपेंडेंट हो जाते हो। ठीक है, कौन डिपेंडेंट हो जाएगा, तो अकाउंटेंट डिपेंडेंट हो जाता है, या एम्प्लॉय जो क्लाइंट है उसके एम्प्लॉयज डिपेंडेंट हो जाते हैं। कैसे, तो उनको कैसा है, पता है कि भाई ऑडिटर आने ही वाला है, वो चेक करने ही वाला है, तो हम इतना क्यों ध्यान से करें, गलती होगी तो पकड़ी जाएगी। तो नेग्लिजेंट हो जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट को लेके या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने को लेके, कि भाई जो भी है थरली चेक होने ही वाला है अपना, रोज ही आके वो चेक करता है, तो उसको ऊपर एक इंसान मिल जाता है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक पर्सन मिल जाता है जो उसका सारा ही चीजें चेक करेगा। एक्सपेंसिव है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। ठीक है, तो उसको कंटिन्यूअसली फीस पे करना पड़ेगा, तो इट बिकम्स एन एक्सपेंसिव ट्रांजैक्शन, ऐसा बोल सकते हैं एक्सपेंसिव बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस ऑडिट एंड एनुअल ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट एंड एनुअल ऑडिट का डिफरेंस क्या है, तो मीनिंग हमें पता ही है, थ्रू आउट द ईयर होता है, एनुअल ऑडिट एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी जब भी तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है उसके बाद तुम करते हो। ठीक है, व्हेन ऑडिट इज डन, तो मीनिंग में ही लिखा हुआ है कि थ्रू आउट द ईयर एंड आफ्टर एंड ऑफ द ईयर। ऑर्डर क्या है, तो ये जो तुम्हारा कंटिन्यूअस ऑडिट है, जैसे जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट तुम्हारे लिखते जाते हैं वैसे वैसे वो ऑडिट करता जाता है, यानी आज तुमने लिखा तुम कल भी ऑडिट कर सकते हो, भले ही तुम्हारा कल का लिखना बाकी है। जबकि तुम्हारे एनुअल ऑडिट में कैसा है कि जैसे 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 तुम्हारा ईयर खत्म होता है उसके बाद ही तुम क्या कर सकते हो, एनुअल ऑडिट कंडक्ट कर सकते हो। कंटिन्यूअस ऑडिट में मॉरल चेक रहता है एम्प्लॉय के, सॉरी, क्लाइंट के एम्प्लॉयज के ऊपर। एनुअल ऑडिट में वो रहता नहीं है।
एरर्स कब करेक्ट कर सकते हो तुम? कंटिन्यूअस ऑडिट के टाइम पे जो भी तुम्हारे एरर्स है उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। एनुअल ऑडिट में बहुत कम चांसेस होते हैं कि तुम एरर को करेक्ट कर पाओ, क्योंकि वहां पे तुम्हारा ईयर ऑलरेडी खत्म हो चुका है और इतने सारे एरर्स तुम्हारे हाथ में भी नहीं आएंगे। ठीक है। यूजफुल फॉर इंटरिम डिविडेंड, कंटिन्यूअस ऑडिट यूजफुल होता है, क्यों होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दिस इज जस्ट प्रिविजन। एनुअल ऑडिट में वो इतना क्या, वो ऑडिट काम में ही नहीं आएगा, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड जो है वो एनुअल ऑडिट के पहले ही दे दिया जाता है। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, कंटिन्यूअस ऑडिट हेल्प करेगा, एनुअल ऑडिट का कोई भी हेल्प होता नहीं है। ठीक है। और दूसरा ये कि कंटिन्यूअस ऑडिट अगर तुमने किया है तो तुम्हारा फाइनल अकाउंट इजीली फटाफट हो जाएगा। ठीक है। जबकि एनुअल ऑडिट जब तुम करते हो तो तुम्हारा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में, ऑडिटेड देने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए तुम्हारी एजीएम भी डिले हो जाती है। एक्सपेंसिव, कंटिन्यूअस ऑडिट एक्सपेंसिव है, एनुअल ऑडिट एक्सपेंसिव नहीं है। ये हमें पता है, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑडिट में हमें थ्रू आउट द ईयर क्या करना पड़ता है, फीस के पे करना पड़ता है उसको, ऑडिटर को हमें थ्रू आउट द ईयर प्रोफेशनल फीस पे करना पड़ेगा। एनुअल ऑडिट में ऐसा नहीं है, वो वंस इन ईयर आएगा तो उसको उतने ही दिन के हमें पेमेंट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा यूजफुल टू बिग बिजनेस। कंटिन्यूअस ऑडिट जो है वो बिग बिजनेस के लिए यूजफुल है, एनुअल ऑडिट जो है वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूजफुल है, क्योंकि वहां पे ट्रांजैक्शन कम होते हैं। बिग बिजनेसेस यानी लार्ज बिजनेसेस में कंटिन्यूअस ऑडिट इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि जैसे बिजनेस बड़ा है, बिग है, वैसे ही उसके ट्रांजैक्शन भी बहुत ज्यादा होते हैं। कंसिस्टेंसी जो है, कंटिन्यूअस ऑडिट में कंसिस्टेंसी नहीं रहती। आज आया वो पर्सन, आज आके उसने 4 ट्रांजैक्शन चेक किए, फिर नेक्स्ट डे आएगा या फिर 4 दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा, फिर बाकी के चेक करेगा, तो शायद वो भूल जाए उसने 4 दिन पहले क्या किया था। एनुअल ऑडिट में भले ही वो 15 दिन के लिए आता है, बट थ्रू आउट द डे वो लोग यही काम करते हैं, उसी कंपनी का काम करते हैं, तो कंसिस्टेंटली पूरा का पूरा अकाउंट जो है, जहाँ पे भी लिंक है वो उसको मिलेगा। ठीक है। और काम बिना कोई ब्रेक के खत्म हो जाता है। तो these were the differences between continuous audit and annual audit. Now what meant by complete audit? So complete audit, as its name implies, is an audit of each and every transaction and ठीक है, each and every transaction in the books of accounts। ठीक है। इतना हम समझते हैं कि भाई जो भी तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शन है वो हर एक ट्रांजैक्शन को वो क्या करेगा, चेक करेगा। ठीक है। इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट ऑडिट बोलते हैं, कि एक भी ट्रांजैक्शन को तुम स्किप करने वाले नहीं हो। द ऑडिटर चेक ऑल द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इन ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, या तुम्हारे डॉक्यूमेंट में हर चीज आ जाती है, तुमने जो भी कॉन्वर्सेशन किया है। ठीक है। यानी कि सामने वाले पार्टी के साथ जो भी तुमने करस्पॉन्डेंस किया है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो तुमने बोलते हैं ना कि लिखित में डॉक्यूमेंट्स दिए हुए, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे, ईमेल है या नॉर्मल मेल है तुम्हारे, या फिर तुमने वाउचर्स है, सर्टिफिकेट्स है, हर चीज यहाँ पे तुम चेक करोगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट ऑडिट। नाउ नेक्स्ट वन इज योर पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट का मतलब क्या? Sometimes an auditor may be asked to conduct audit of only some records or books for a part or whole of the year। बहुत बार कैसा होता है, ऑडिटर को बोला जाता है कि भाई तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो पूरे ही चेक नहीं करने हैं तुमको, कुछ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन तुम आओ और चेक करके जाओ, चाहे वो कोई पार्ट का हो सकता है, यानी 4 महीने का, 2 महीने का, 1 वीक का, कुछ भी हो सकता है, या पूरे साल का हो सकता है। ये तब होता है जब कहीं पे तुमको फ्रॉड सस्पेक्ट होता है, यानी एम्प्लॉयर को या क्लाइंट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, या फ्रॉड नहीं है बट कोई एरर है जिसकी वजह से अटक रहा है, तो ये सारी चीज वहां पे वो चेक नहीं करवाएगा, बट वो पर्टिकुलर एक एरिया चेक करवाएगा। ठीक है। बट पार्शियल ऑडिट तुम जॉइंट स्टॉक कंपनी में नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली तुमको पूरा ऑडिट करवाना पड़ता है, नहीं कंप्लीट ऑडिट करवाना पड़ता है। तो पार्शियल ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज। ठीक है। ये सिर्फ वही प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म्स ही करवाएंगे, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पूरा ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, मैं पार्शियली करवाऊं। हाँ, कंपनी पार्शियल ऑडिट करवा सकती है अपार्ट फ्रॉम
देयर स्टैट्यूटरी ऑडिट, यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट तो करवाएगा ही, बट इन बिटवीन उसको लगता है कि मुझे इतने पार्ट का ऑडिट करवाना चाहिए तो वो उतना भी करवा सकता है, बट दैट डजंट मीन कि वो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं करवाएगा। नाउ ऑडिटिंग इन डेप्थ। ऑडिटिंग डेप्थ का मतलब क्या होता है कि कुछ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन होते हैं जिसको ऑडिटर क्या करेगा, डिटेल में चेक करेगा, यानी उसके ओरिजिन से लेके वो ट्रांजैक्शन जहां खत्म हुआ है वहां तक का पूरा ट्रांजैक्शन अगर वो चेक करता है, देन इट इज नोन एज ऑडिटिंग इन डेप्थ. In this audit, few transactions are selected at random and they are thoroughly checked through its stages from origin to conclusion, then it is known as auditing in depth. Now, what are the features of auditing in depth? Then, first is few transactions are selected and thoroughly checked from origin to conclusion. कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं उसके स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी जैसे ही उसने मेल रिसीव किया कि भाई मुझे 10 डिब्बे कलर के चाहिए, यहाँ से लेके पैसे जब तक रिसीव ना हो जाए, बुक्स ऑफ अकाउंट में पासबुक में एंट्री ना हो जाए, वहां तक का पूरा ट्रांजैक्शन अगर वो चेक करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑडिटिंग इन डेप्थ. यानी कलर का उसने पहले कोटेशन मांगा, फिर तुमने कलर सप्लाई किया, फिर 4 महीने बाद उसने पेमेंट किया, फिर तुमने वो पेमेंट को जमा करवाया बैंक में और फिर तुमने पासबुक में एंट्री करवाया, तो इसको बोलते हैं ओरिजिन टू एंड. ठीक है, तो ये पूरा ऑडिटिंग इन डेप्थ हुआ. चेकिंग एट ईच स्टेज, हर स्टेज पे तुम उसको क्या करोगे, चेक करोगे. Object of auditing in depth is to ascertain whether the system of internal check in operation is perfect and efficient. Internal check का हम पूरा चैप्टर समझने वाले हैं लास्ट में, तो वहां पे हमें समझ में आएगा लास्ट में, यानी एक चैप्टर के बाद वो आएगा. इंटरनल चेक्स बेसिकली ये होता है कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट होता है कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए, ताकि दूसरा एम्प्लॉय जो है वो उसका फायदा ना उठा सके, या पूरा ट्रांजैक्शन खुद करेगा तो गफला करने का चांसेस होता है. यानी हम अभी पूरा डिटेल में नहीं समझ रहे, सिर्फ एक छोटू सा एग्जांपल ले लेते हैं. मैं हूँ, मैंने ही सेल किया और मुझे ही पैसे मिल रहे, तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई 20 रुपए कम दिए, यानी अगर बड़ा ट्रांजेक्शन है तो 2 लाख रुपए कम आए सर, डिस्काउंट दिया है, ये क्योंकि पूरा ही ट्रांजेक्शन मैंने हैंडल किया. बट अगर ऐसा है कि मैंने सेल किया, रिसीव करने पैसा कोई और जा रहा है, बैंक में पैसा कोई और डालेगा और पासबुक में एंट्री कोई और करने जाएगा, तो कोई भी यहाँ पे इंसान गफला नहीं कर सकता, क्योंकि एक ने किया हुआ चीज दूसरे के हाथ में आ जाएगा. तो दैट इज नोन एज इंटरनल चेक सिस्टम. तो ऑडिटिंग इन डेप्थ करने से क्या हो जाता है, पता चलता है कि इंटरनल चेक सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या नहीं है. नाउ नेक्स्ट वन इज योर टाइप्स ऑफ ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट. तो यहाँ पे तुमको 3 दिए हुए हैं, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट एंड ब्रांच ऑडिट. स्कोप के बेसिस पे तुमको ये 3 है. सबसे पहला है इंटरनल ऑडिट. Internal audit is a department or an organization of people within a company that is tasked with providing unbiased independent reviews of system, business organization and processes. सबसे पहली चीज हम समझ लेते हैं, इंटरनल ऑडिट जरूरी नहीं है कि ऑडिटर ही हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही उसका ऑडिट करे ऐसा जरूरी नहीं है. कंपनी जो है, यानी कंपनी का मैनेजमेंट, जनरली जो ऑडिटर होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, उसको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं. बट इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, तो मैनेजमेंट अपॉइंट करता है. और ये ऑडिट थ्रू आउट द ईयर चलता है एज अ कंटिन्यूअस ऑडिट. बट कंटिन्यूअस ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिटर खुद करता है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं करता. इंटरनल ऑडिट जो है वो कंपनी का मैनेजमेंट करवाता है, इसलिए कि कोई अकाउंट में मिस्टेक ना हो. दैट डजंट मीन कि तुम्हारा स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होगा, इंटरनल ऑडिट होता है, फिर भी तुमको स्टैट्यूटरी ऑडिट तो करना ही पड़ेगा. व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट. मैनेजमेंट क्यों करवाता है ऑडिट थ्रू आउट द ईयर, जबकि एनुअल ऑडिट तो होने ही वाला है. तो उसके रीजन है कि भाई ये एक टाइप का अकाउंटिंग ही है, यानी अकाउंटिंग वो कर रहा है, साथ साथ में चेक भी करता जा रहा है खुद ही मैनेजमेंट. ठीक है, तो प्रॉपर कंट्रोल हो, यानी कोई फ्रॉड ना हो, एरर्स ना रहे, अकाउंटिंग सिस्टम परफेक्ट बन के रहे, यानी एक आइडल अकाउंटिंग सिस्टम हो कि देखो हम तो इंटरनल भी खुद ही चेक कर लेते हैं. ठीक है, बिजनेस का रिव्यू मिलता है टाइम एंड अगेन कि हाँ भाई
ये डिपार्टमेंट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, या तो यहाँ पे ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, या तो हम यहाँ पे खुले हाथ से काम कर रहे हैं, वी नीड समवेयर कंट्रोल, राइट। देन नेक्स्ट है तुम्हारा असेट प्रोटेक्शन। असेट्स का प्रोटेक्शन होता है, किस तरीके से होगा कि भाई तुम देखते हो कि वैल्यूएशन करवाते हो अपने असेट्स की जब भी ऑडिट करते हो तो सो यू कम टू नो कि भाई अभी ऑडिट का सॉरी असेट का वैल्यू ये है, हमें इसको रिवैल्यू करना चाहिए, या ये एसेट को हमें काम नहीं है तो सेल कर देना चाहिए। तो ये सारी चीजें तुमको इंटरनल ऑडिट के थ्रू पता चलती है। इन शॉर्ट उसका कैपेसिटी पता चलता है। तुम फ्लेक्सिबल बजट में पढ़ोगे कि मशीन की कैपेसिटी इतनी है, हमें वो रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, ये सारी चीजें भी तुमको पता चलेगी। नेक्स्ट है तुम्हारा कीप्स द चेक ऑन एरर्स। अगर एरर होते हैं तो पता चलेगा कि यहाँ पे गलतियां होती है, तो हम वहाँ पे एम्प्लॉय को बोलेंगे कि भाई तुम यहाँ पे गलतियां कर रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, कंट्रोल में आ जाएगा जो भी एम्प्लॉय है वो, और जो भी उसकी गलतियां हैं वो। देन डिटेक्शन ऑफ दी फ्रॉड्स। जो भी फ्रॉड है वो भी तुम डिटेक्ट कर पाओगे, जैसे तुम एरर को चेक करते हो उसी तरीके से। कंप्लायंस हो रहा है नहीं, कंप्लायंस यानी तुम लॉ को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जितने भी प्रिंसिपल्स है, जितने भी रूल्स है, रेगुलेशन है, सबको फॉलो करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लाई करना। तो कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है वो पता चलेगा। चेक एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एफिशिएंट है या नहीं है, ये भी हमको इंटरनल ऑडिट करने से पता चलेगा कि भाई जितने भी डिसीजन मैनेजमेंट लेता है वो कंपनी के फेवर में है या नहीं है, या वो डिसीजन लेने से कंपनी को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड स्टेच्यूटरी ऑडिट। दोनों ही हमने अभी पढ़ लिया है। स्टेच्यूटरी ऑडिट यानी आपका एनुअल ऑडिट, एंड इंटरनल ऑडिट। स्टेच्यूटरी ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट या एनुअल ऑडिट, तीनों ही पूछे, तीनों का मतलब सेम ही है, बस उसके टाइप के हिसाब से नाम बदल जाते हैं, ठीक है। तो मीनिंग हमें पता है, इंटरनल ऑडिट यानी थ्रू आउट द ईयर खुद मैनेजमेंट करवाता है, स्टेच्यूटरी ऑडिट बाय लॉ कंपलसरी है। इंटरनल ऑडिट कंपलसरी नहीं है, स्टेच्यूटरी ऑडिट जो है वो तुम्हारा कंपलसरी है। नेचर एंड स्कोप जो है इंटरनल ऑडिट का, वो मैनेजमेंट खुद डिसाइड करता है, यानी मैनेजमेंट ने जो स्कोप उसका डिसाइड किया होगा कि तुमको इतनी इतनी चीजें करनी है, वो इंटरनल ऑडिट में मैनेजमेंट विल डिसाइड। स्टेच्यूटरी ऑडिट में लॉ में जिस तरीके से बोला है उस तरीके से हम करेंगे। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट इंटरनल ऑडिट में मैनेजमेंट करता है, स्टेच्यूटरी ऑडिट में शेयर होल्डर्स करते हैं। इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस होता है। स्टेच्यूटरी ऑडिटर जो होता है वो खुद एक प्रोफेशनल होता है, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। वो एज अ प्रोफेशनल पर्सन या प्रोफेशनल बॉडी, अगर ज्यादा लोग हैं तो वो लोग वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यूजफुल फॉर इंटरिम डिविडेंड, इंटरनल ऑडिट यूजफुल है, स्टेच्यूटरी ऑडिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है, तो इंटरनल ऑडिट जो है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है, जबकि स्टेच्यूटरी ऑडिट जो है उसमें वो पर्सन क्या होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा एम ऑफ ऑडिट। एम ऑफ ऑडिट इसका क्या है कि भाई कंप्लीट तुम्हारा ऑडिट हो जाना चाहिए, मैनेजमेंट जो है उसको सारे डिसीजन लेने में हेल्पफुल होना चाहिए, ठीक है। जबकि स्टेच्यूटरी ऑडिट में कैसा है, उसका एम ऐसा है कि शेयर होल्डर्स को जो है वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा रिपोर्ट। तो जब वो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वो शेयर होल्डर को बताने वाला है। तो बेसिक उसका एम यही है कि जो ओनर्स है उनको पता चले कि कंपनी की अभी पोजीशन क्या है। अटेंड द शेयर होल्डर्स मीटिंग, हु कैन अटेंड, तो इंटरनल ऑडिटर जो है वो अटेंड नहीं करता शेयर होल्डर्स की मीटिंग, स्टेच्यूटरी ऑडिटर जो है वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो है वो अटेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है लायबल टू, हाँ, इंटरनल ऑडिटर जो है वो किसको लायबल है, तो मैनेजमेंट को लायबल है, जबकि स्टेच्यूटरी ऑडिटर किसको लायबल होता है बेटा, वो शेयर होल्डर्स को लायबल होता है। और एक पॉइंट है स्लाइड में दिख नहीं रहा है नीचे, रिपोर्ट जो है वो इंटरनल ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट को देगा, एंड स्टेच्यूटरी ऑडिटर जो है वो अपना रिपोर्ट किसको देगा, तो वो शेयर होल्डर्स को देगा। नाउ एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट यानी तुम्हारा स्टेच्यूटरी ऑडिट, इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो क्या करेगा, तुम्हारा ऑडिट करेगा। ये रिपीटेशन है इसलिए बुक में भी ज्यादा
नहीं दिया है। देन यू हैव ब्रांच अकाउंट, सॉरी ब्रांच ऑडिट। ब्रांच ऑडिट का मतलब क्या? अब एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, उनका हेड ऑफिस मुंबई में है, बट उनके ब्रांचेस थ्रू आउट द इंडिया या इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी है। तो जब तुम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो, फाइनल ऑडिट करते हो, तब ये सारे ही बुक्स ऑफ अकाउंट का टोटल होके तुम्हारा फाइनल प्रॉफिट पता चलेगा। इसलिए ब्रांच का भी ऑडिट होना जरूरी है। फिर वो सारे ऑडिटेड अकाउंट कहाँ जाते हैं? एचओ के पास, हेड ऑफिस में। और फिर वो सब मर्ज होके उसको क्या हम करते हैं? कंसोलिडेट करते हैं और फिर एक अकाउंट बनता है। In case of joint stock company, the accounts of branch audit on the main business are also to be audited. Following points may be noted in respect of branch audit. According to Section 143, subclause A of the Companies Act 2013, if company has branch office, the accounts of that office shall be audited either by the company's auditor or by the other person qualified for the appointment. देखो अब जैसे हमने बोला एचडीएफसी है, तो अब वो इतना बड़ा कंपनी है, रिलायंस है, वो इतना बड़ा कंपनी है कि वो हर ब्रांच पे जाके उसका ऑडिटर चेक नहीं कर सकता। तो वहां पे तुम दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को भेज के हर ब्रांच का ऑडिट वैसे ही होता है प्रैक्टिकली। और वो लोग क्या करते हैं? वो ऑडिटेड स्टेटमेंट हेड ऑफिस के ऑडिटर्स को दे देते हैं और वो सारे ऑडिटर मिलके फाइनल अकाउंट बनाते हैं। यानी मेन ऑडिटर के पास सारे ब्रांच के ऑडिटेड अकाउंट जाएंगे। Whether accounts of any branch office are audited by a person other than the company's auditor, the company's auditor is entitled to visit the branch office if he thinks it is necessary. अगर दूसरा ऑडिटर जाके ब्रांच में ऑडिट करता है, जैसे हमने बोला, तो मेन ऑडिटर जो है उसको लगता है कि मुझे जाके ब्रांच विजिट करना चाहिए तो करेगा, नहीं नेसेसरी लगता तो वो नहीं करेगा। इन बैंक्स ही इज अलाउड टू एक्सरसाइज कॉपीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बैंक में कैसा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट की कॉपी कौन ले सकता है? मेन ऑडिटर जो है वो भी ले सकता है। If company decides in general meeting to have accounts of the branch office to be audited by any other person, then he needs to get appointed in the annual general meeting. कंपनी में अगर तुमको ऐसा लगता है कि मुझे और ऑडिटर की जरूरत पड़ेगी ब्रांचेस पे, तो जो मेन ऑडिटर है वो एनुअल जनरल मीटिंग में ये प्रस्ताव रखेगा, यानी प्रपोजल रखेगा और एजीएम में पास हो जाएगा कि हाँ, हमें ब्रांच ऑडिटर्स चाहिए। ब्रांच ऑडिटर हैज द सेम पावर एंड ड्यूटी एज कंपनी ऑडिटर। सेम पावर्स एंड ड्यूटीज मिलती है। ब्रांच ऑडिटर प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द ब्रांच ऑडिट एंड फॉरवर्ड टू द कंपनी ऑडिटर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। रेम्यूनरेशन इज फिक्स्ड इन जनरल मीटिंग और द अथॉरिटी इज गिवन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में ब्रांच ऑडिटर का रेम्यूनरेशन फिक्स होता है। अगर वहां पे डिसाइड नहीं होता तो जो शेयर होल्डर्स है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोल देते हैं कि तुमको जितना भी लगता है कि इनको जितना फी पे करना चाहिए उतना तुम पे कर सकते हो, अथॉरिटी दे देते हैं। प्रैक्टिकली अथॉरिटी ही देते हैं, शेयर होल्डर्स डिसाइड नहीं करते क्योंकि उनको नहीं पता होता। देयर इज नो एम्पावरिंग प्रोविजन ऑफ exempting branch audit under section 143 of the Companies Act 2013। इसका इन शॉर्ट लेमन टर्म में मीनिंग ये निकलता है कि तुम उसको एग्जाम नहीं कर सकते ब्रांच ऑडिट को, तुमको ब्रांच ऑडिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज का जो सेशन है वो कंप्लीट करते हैं।